हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए ट्विस्ट के साथ। और हाँ, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई कहानी जिसका टाइटल है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी का ओवरव्यू पढ़ लिया होगा, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले चैप्टर से। रेडी हो तो लेट्स डाइव इन। चैप्टर 1। सैम 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 किल दैट बास्टर्ड। सैम सैम I love you, Sam. If you win this match, I will become your slave. Sam, kill Sam. रिंग के चारों ओर ये आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई पागलपन छाया हो। भीड़ उस वक्त अपना आपा खो चुकी थी। कोई अपने सीने को जोर से थपथपा रहा था, तो कोई अपनी जगह पर कूद रहा था, और सबके जुबान पर एक ही नाम था, सैम। रिंग के बीचों बीच खड़ा था वही लड़ाका जिसके नाम की चर्चा चारों ओर हो रही थी। सैम लाल स्पोर्ट्स पैंट और स्पोर्ट्स टी शर्ट में अपने शॉर्ट वुल्फ कट बालों के साथ वो जैसे लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। वही उसका ओपोनेंट था, एक मर्द जो दिखने में सैम से कई गुना ज्यादा मस्कुलिन था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सैम मस्कुलिन नहीं था जरूर, लेकिन पहले नजर में कोई भी 80% चांस लगाएगा कि वो थोड़ा स्किनी लगती है। रिंग के अंदर घमासान लड़ाई जारी थी। सैम और उसका ओपोनेंट टिमी दोनों एक दूसरे पर इतनी एग्रेशन से टूट पड़े थे कि मानो ये मैच उनकी जिंदगी मौत की लड़ाई हो। दोनों के पल्ले भारी थे, हर मूव में ताकत और जुनून छलक रहा था। और ये मैच जिस पर चारों ओर सब चिल्ला रहे थे, कुछ कहूँ तो ये करीब 20 मिनट से चल रहा था। लेकिन ना सैम हार मान रही थी, ना ही टिमित। दोनों पागल भेड़ियों की तरह भीरे हुए थे, मानो उनके सामने यही एक रास्ता बचा हो। अचानक टिमित ने सैम के नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा। रिंग एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। सैम 2 कदम पीछे हट गई। नाक से हल्का सा खून टपक रहा था, पर टिमित का हमला उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाया। उसका दिमाग शायद पहले ही टूट चुका था। जितनी भी बची कुची पेशेंस थी वो सब खत्म हो चुकी थी। फिर अचानक सैम ने एक झल्लाहट में हवा में छलांग लगाई और सीधे टिमित के चेहरे पर जोरदार पंच मारा। पंच इतना जोरदार था कि टिमित पीठ के बल लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा, लेकिन सैम रुकने को नाम भी नहीं ले रही थी। टिमित के गिर जाने के बाद वो सीधे उसके पेट पर बैठ गई और अपने मुक्कों की बरसात उसके चेहरे पर करने लगी। भीड़ में एक बार फिर जान आ गई। लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, सैम सैम, लेकिन अंदर से सैम अपना आपा खो चुकी थी। शुक्र था कि वक्त रहते रेफरी दौड़कर आया, नहीं तो आज टिमित की हालत बहुत खराब होने वाली थी। रेफरी ने बीच में आकर सैम को रोकते हुए टिमित की तरफ देखा, फिर अपने माइक में जोर से बोला, 1 2 3। जब टिमित उठ नहीं पाया तो रेफरी ने फिर कहा, सो द लेजेंड ऑफ इंग्लैंड टाइटल गोज टू सैम। जैसे ही रेफरी ने सैम का हाथ उठाकर ये घोषणा की, भीड़ खुशी के मारे पागलों की तरह झूम उठी। फाइट खत्म होने के बाद जैसे ही सैम रेस्टिंग एरिया में आया, तो उसकी नजर पहले से मौजूद अपने दोनों असिस्टेंट्स और फाइट कोच डेविड पर पड़ी। डेविड, जो उम्र में सैम से थोड़ा बड़ा और अनुभवी लग रहा था, उसके पास आते हुए बोला, थैंक्स। अगर तुम आज नहीं आती तो मुझे नहीं लगता हमारी स्टूडियो की जीत होती इस रात। सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देयर नो नीड टू थैंक मी कोच, व्हेनेवर यू नीड आई एम ऑलवेज हियर। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को गला लगाया। फिर डेविड वहां से निकल गया और अब वह सिर्फ सैम के दोनों असिस्टेंट ही बचे थे। जैसे ही डेविड वहां से चला गया, रवि, जो कि सैम का सब काम संभालता था, बोला, ब्रो, तुम्हारी फ्लाइट टिकट बुक हो चुकी है, 3 घंटे बाद फ्लाइट है। सैम ने इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा जो भी खुशी उसके चेहरे पर थी वो भी जैसे हवा हो गई। वही दूसरा असिस्टेंट जेडी, जो अपने हाथ में फर्स्ट एड किट लिए आया, सैम की तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे भाई, प्लेन में जाएंगे सेहरा पहन के और गाड़ी में उठा लाएंगे अपनी दुल्हनिया को, बस। जैसे ही रवि ने जेडी की बात सुनी, वो हंसने से खुद को रोक ना पाया और उसकी हंसी फूट पड़ी। अपने दोनों असिस्टेंट्स का ऐसा मजाक बनाते देख सैम ने जोर से कहा, चुप रहोगे तुम लोग। अब सोच रहे होंगे कि रवि और जेडी सैम के साथ इतना फ्रेंडली बर्ताव क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि रवि, जेडी और सैम तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। जहां सैम और रवि कॉमर्स फैकल्टी से थे, वही जेडी मेडिकल फैकल्टी का था। और ये तीनों कॉलेज के दिनों के जिगरी यार थे, जो आज भी उतने ही क्लोज है। सैम ने
जैसे ही पलट कर देखा, उसके चेहरे पर एक क्षणिक शक्ति आ गई। उसकी आंखों में वो स्थिरता थी जो किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने बार बार निराशा का स्वाद चखा हो। जेडी और रवि अभी तक अपने ही दुनिया में हंसी के बुलबुले में उड़ रहे थे, जब तक कि उन्होंने सैम की निगाहों की धार को महसूस नहीं किया। अचानक वो दोनों थम गए, जैसे कोई शरारती बच्चा अचानक शिक्षक की उपस्थिति में चुप हो जाता है। माहौल में एक संक्षिप्त संकोच उभर आया। सॉरी, उन्होंने एक साथ कहा और फिर उसी पुराने बचकानेपन के साथ मुस्कुरा दी जैसे उन्होंने हर बार किया है। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी उनिंदी सी थी, पर उनमें थकावट साफ दिखती थी। उसने हल्के से अपना सिर हिला दिया, ना ही तानों से भरा, ना ही पूरी तरह माफ कर देने वाला, बस एक सिर हिलाना जो सब कुछ कुछ कह गया। वो हिला हुआ सिर मानो कह रहा हो, इनका कुछ नहीं हो सकता। रात अंधेरी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब की पीली रोशनी थी जो दीवारों पर अजीब से छाया बना रही थी। अचानक एक मोटी लड़की को दीवार से सटा दिया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने खड़ी लड़की उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी। सलीके से संवारे बाल, तीखी नजरें और आत्मविश्वास से भरी चाल। दोनों की उम्र करीब 16-17 साल की रही होगी, और ये कोई और नहीं, सैम और मोनिका थे। सैम, वही लड़की जिसे दीवार से सटाया गया था और जिस पर इस वक्त मोनिका का पूरा कंट्रोल था। सैम घबराई आवाज में बोली, ये क्या कर रही हो मोनिका? ये गलत है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मोनिका उसके गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाती है और उसके कंधे पर हल्के से अपने दांत गरा देती है। फिर फुसफुसाकर कहती है, तैयार कब रही हो तुम? कभी तैयार? जब देखो बस नखरे ही होते हैं तुम्हारे। सैम झटके से उसे पीछे धकेल देती है। प्लीज मोनिका, डोंट प्ले विद मी, ये सब मेरे लिए मजाक नहीं है। मोनिका सैम की कलाई को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आवाज अब और गहरी हो चुकी है। प्ले? अरे तुमने मेरी प्ले का असली मतलब देखा ही कहा है, ये तो बस शुरुआत है। वैसे भी तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ तुम्हारे साथ। सैम की आंखों में नमी उतर आई। वो कांपते स्वर में कहती है, अगर तुमने ये वाहियात हरकतें बंद नहीं की तो मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगी। मोनिका एक धीमी हंसी हंसती है, फिर बेहद सदे स्वर में कहती है, जाओ कह दो। वैसे भी तुम जानती हो ना, मॉम हमेशा मेरा ही साथ देगी, क्योंकि वो तुमसे कभी प्यार नहीं करती है। ये शब्द सैम के कानों में जैसे हथौड़े की तरह गूंजते हैं। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। मैम, मैम। सैम अपनी सीट पर आंखें मूंदे सोई हुई थी। थकावट ने उसे कब नींद की गहराइयों में धकेल दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही किसी की आवाज उसके कान में पड़ी, उसकी नींद टूटी। आंखें खुली तो सामने एक मुस्कुराता हुआ फ्लाइट अटेंडेंट खड़ा था। मैम, वी हैव रीच इंडिया। सैम ने एक फीकी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो दिल से नहीं बस आदत से आती है। धीरे धीरे उठते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उन यादों की परछाई थी जो शायद उसके साथ इस सफर में अनजाने में आ बैठी थी। वो यादें जिनसे वो दूर भागना चाहती थी या शायद अब भी नफरत करती थी। वो अपने सीट बेल्ट को खोली, अपने कंधे पर बैग टांगा और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। मन ही मन सोचने लगा, इतनी जल्दी आ भी गए। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली, अपने छोटे से ट्रेवल बैग को कंधे पर टांगा और धीरे धीरे फ्लाइट के गलियारे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो एयरपोर्ट के दरवाजे पार करती है, उसे बाहर रात की लंबी लकीरें दिखाई देती है। टिमटिमाती लाइट्स, सूना सा माहौल और कहीं दूर से आती टैक्सी के हॉर्न की आवाज। सैम ने गहरी सांस ली, एक लंबा स्ट्रेच लिया, जैसे शरीर के साथ साथ उसकी रूह भी जकड़ी हुई थी और अब थोड़ी राहत मिल रही थी। उसने अपना बैग कस के थामा और चारों तरफ नजरें घुमाई। सैम चारों ओर नजरें घुमाए जा रही थी कि उसे कोई उसके तरफ आते दिखा। एक मध्यम आयु का आदमी, करीब 45 के आसपास, काया लंबी, मजबूत, सालों की मेहनत से शेप में। हल्का नीला शर्ट, बाजू मुड़े हुए, प्रेस हुई काली पैंट, काली बेल्ट पर चांदी का बकल चमक रहा था, साफ सुथरे काले जूते, बिल्कुल परफेक्ट। उसका चेहरा सुलझा हुआ था, हल्की दाढ़ी जबरे का मर्दाना बनाती थी, आंखें गहरी, चौकस पर नर्म। ऐसा लगता था जैसे उम्र ने उसे कड़वी सीख दी हो और अब वो अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा हो। वो आदमी सीधे सैम के सामने आया और बिना देर किए पूछा, मिस, डिड यू सी दिस गर्ल? उसने अपने फोन से एक मोटी लड़की की फोटो सैम को दिखाई। सैम ने फोटो देखकर बस अपनी आंखें उठाई, फिर आदमी की तरफ देखते हुए आई कार्ड निकाला और उसे दिखा दिया। दरअसल उस आदमी ने सैम को उसका ही टीनेज वाला फोटो दिखा दिया था जब वो बहुत मोटी हुआ करती थी। वह आदमी जो खुद भी उम्र में कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं था, बड़े ही शालीन तरीके से
बोला, आई एम सॉरी मिस, मैंने आपको पहचाना नहीं। सैम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी घड़ी देखी और कहा, अपने प्रेसिडेंट के वहां ले चलो। जिस पर उस आदमी ने कहा, बट मैम, प्रेसिडेंट ने कहा आपको सीधा मेंशन लेके जाया जाए। सैम ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लेके जाओगे या मैं अकेली जाऊं? आदमी अपने आप में सोच रहा था, ये तो अपनी माँ से भी ज्यादा टाइट है। और फिर वो चुपचाप सैम के पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही पलों में सैम और वो आदमी एक बड़ी ऊंची इमारत के बाहर खड़ा हो गया। इमारत की चमकती हुई शीशों की दीवारों पर बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा था SR एंटरटेनमेंट। लेकिन सैम वहां रुकने का नाम नहीं लिया और उसने अपने माँ द्वारा भेजे गए असिस्टेंट को एक नजर भी नहीं दी, बस सीधे अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। वो आदमी खुद को एकदम डम फाउंडेड महसूस कर रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी और वो सैम के पीछे पीछे दौड़ता चला गया। मिस, मेरे लिए रुकिए। उसकी आवाज में एक झुका हुआ विनम्र आग्रह था, लेकिन सैम का ध्यान कहीं और था। उसने कदम तेज कर दिए। कुछ ही पलों बाद सैम अपने माँ के केबिन में पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही उसकी आवाज गूंजी, प्रेसिडेंट शेखावत। केबिन के अंदर आरती शेखावत, जो काम में पूरी तरह डूबी हुई थी, अपनी आंखें ऊपर उठाई। सामने खड़ी उस लंबी चौड़ी थोड़ा टॉम्बॉइश लड़की को देखते ही उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। आरती शेखावत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम? सैम ने आत्मविश्वास से भरे कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसकी प्रेजेंस की आपको सख्त जरूरत है। फिर वो बिना किसी झिझक के आरती के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों माँ और बेटी की नजरें आपस में टकराई, पर उन नजरों में मिठास से ज्यादा कटाक्ष और गहरी अनकही बातें थी। आखिर क्यों आरती शेखावत ने सैम को बुलाया है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप अगली चैप्टर मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।